तो आज बच्चों इस लेक्चर में हम बात करेंगे लेट ब्लाइट और पोटैटो डिजीज की। लेट ब्लाइट और पोटैटो एक बहुत ही सीरियस फंगल डिजीज होती है पोटैटो की, और ये वर्ल्ड वाइड पाई जाती है, यानी कि सभी देशों में जहाँ जहाँ भी पोटैटो ग्रो होता है हर जगह ये डिजीज पाई जाती है। विंटर सीजन, क्योंकि मैन ग्रोइंग सीजन होता है प्लांट इसके पोटैटो के लिए, तो उसके बाद हॉट समर मंथ आते हैं। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो ड्रॉट और हाई टेम्परेचर है वो इस फंगस को मार देता है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि मोस्टली ये सरवाइव नहीं करता नेक्स्ट ईयर तक। प्लेन्स में हालांकि बहुत ज़्यादा ये डिजीज कॉमन नहीं होती है। मोस्टली इसके लिए जो अच्छे जो कंडीशंस हैं, ऑप्टिमम कंडीशंस ये मानी जाती हैं कि इसके लिए एक तो टेम्परेचर लो हो और प्लस ह्यूमिडिटी हाई हो। तो जो डिजीज है एनुअली जो है वो कूलर हिमालयन रीजन में ज़्यादा पाई जाती है। हिमालयन रीजन से एक्सटेंड करके करीब आपका आसाम से कश्मीर तक कह सकते हैं हम, करीब जिसके जहाँ पे एल्टीट्यूड 6000 फीट के करीब होती है या फिर इससे ज़्यादा है। रेनी सीजन में और ज़्यादा क्योंकि इसका इन्फेक्शन होता है, क्योंकि जैसा बताया गया है कि इसके लिए जो ऑप्टिमम कंडीशन है वो लो टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी है। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी इसको फेवर करेगी 90% से अबव, और जो टेम्परेचर है 20 से नीचे करीब जहाँ मेंटेन रहता है तो वहाँ ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसके। हालांकि ये जो दूसरे स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे आलू उगाया जाता है तो वहाँ भी कुछ हद तक इसका इन्फेक्शन देखा जाता है। ये हालांकि ये डिजीज जो है टोमेटो के अंदर भी पाई जाती है, तो सेम ही फैमिली के मेंबर हैं। यदि कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये डिजीज होती है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। तो जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, तो जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, जो कि ओमाइसीटीज का मेंबर होता है, और जो होस्ट है वो पोटैटो है जो कि सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। इसका जो माइसीलियम है फाइटोप्थोरा का वो एसेप्टेट होता है, सिनोसाइटिक होता है, हाईलाइन होता है और ब्रांच्ड होता है। और जो हाइफी हैं इसके, ये भी इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों ही तरह के होते हैं, यानी कि सेल्स के बीच में भी ग्रो करता है और सेल के अंदर भी वो पेनिट्रेट करते हैं। इनके अंदर रूडिमेंट्री हॉस्टोरिया बनते हैं लीफ सेल्स के अंदर, जिससे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हालांकि यदि हम ट्यूबर के अंदर देखें तो ट्यूबर के अंदर जो हॉस्टोरिया हैं वो काफ़ी हद तक डेवलप हो जाते हैं, और ये क्लब शेप्ड, होक्ड या फिर स्पाइरली ट्विस्टेड टाइप के होते हैं। डी बेरी के अकॉर्डिंग जो माइसीलियम है वो ट्यूबर के अंदर विंटर के टाइम में ओवर विंटर करता है, यानी कि नेक्स्ट सीजन तक वो ट्यूबर के थ्रू ही जा पाता है। तो इसका इन्फेक्शन ट्यूबर के अंदर बना रहता है। और एक और साइंटिस्ट हैं कॉन्ग, इन्होंने ये बताया कि जो टेम्परेट रीजन्स हैं यहाँ पे जो फंगस है वो पैरिनेट कर जाता है स्पोरेंजिया और जर्म ट्यूब की फॉर्म में, जो कि सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। तो मोस्टली तो लोगों का मानना यही है कि क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन है वो जब पोटैटो ट्यूबर के अंदर पहुंच जाता है तो पोटैटो ट्यूबर के थ्रू ही एक सीजन से दूसरे सीजन में पहुंचता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सॉइल के अंदर भी ये पैरिनेट कर सकता है। अब इफ़ेक्ट्स की यदि हम बात करें तो जिस तरह से आपको अर्ली ब्लाइट ऑफ डिजीज में बताया गया था, क्योंकि जो सबसे पहले इस डिजीज का जो इफ़ेक्ट है वो लीव्स के ऊपर आता है, तो इसमें लीफलेट्स, इसका पीट्यूल, इसके बाद फिर स्टेम, पूरे प्लांट के अंदर इसका इफेक्ट आता है और फिर अल्टीमेटली वो ट्यूबर तक चला जाता है। तो सबसे पहले तो लीफ के ही इफेक्ट की वजह से जैसे पैचेज बनेंगे, लीफ ड्राई होनी शुरू हो जाएंगी, तो उसकी वजह से जो ट्यूबर का साइज है और ट्यूबर का नंबर है वो दोनों ही कम हो जाते हैं,
तो अल्टीमेटली जो क्रॉप की यील्ड है वो घट जाती है, क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो घट जाता है। सिम्टम्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जब डिजीज ये फैलती है प्लांट के अंदर तो कुछ स्मॉल डेड ब्राउनिश टू पर्पलस ब्लैक एरिया या लेजेंस जो हैं बनने शुरू होते हैं। वो लीफलेट्स के टिप्स से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद रैकिस, पीटियोल और स्टेम तक चले जाते हैं और उसके बाद ट्यूबर तक इसका इन्फेक्शन फैल जाता है। फेवरेबल कंडीशन जैसा आपको शुरू में ही बताया गया था, लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी इसके लिए फेवरेबल है। तो जब इसको फेवरेबल सीजन मिलता है तो जो लेजेंस हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और पूरे लीफ के सरफेस को कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो लीफ के अंदर है वो ब्लाइटिंग स्टार्ट होती है, तो इसका नाम ही क्योंकि ब्लाइट दिया है तो ब्लाइटिंग स्टार्ट होगी और जो ब्लाइटेड लीव्स हैं उनमें कर्लिंग और वो जो है श्राइवल होनी शुरू हो जाएंगी ड्राई वेदर में। मॉइस्ट कंडीशन के अंदर इनके अंदर डिके होना शुरू हो जाएगा और एक खास एक ऑर्डर भी वहाँ पे डेवलप हो जाती है। यदि हम एग्जामिनेशन इसका करें लेजेंस का, जो अभी स्पॉट्स हैं, तो लीफ के लोअर सरफेस पे आप मॉर्निंग टाइम में इसमें बहुत ही आसानी से जो फंगल ग्रोथ है वो दिखाई दे जाती है और वाइटिश पाउडरी ब्लूम वहाँ पे नज़र आता है। मॉइस्ट कंडीशंस में जो हाईलाइन माइसीलियल हाइफी हैं और स्पोरेंजियोफोर हैं वो ट्यूबर के बाहर की ओर लेंटिसेल्स के थ्रू बाहर की ओर नजर आने लगते हैं। अब इसके बाद यदि हम डिजीज साइकिल की बात करें तो जो इन्फेक्टेड ट्यूबर्स हैं वो जनरली कंसिडर किए जाते हैं मेन सोर्स प्राइमरी इन्फेक्शन के, इंडिया में खास तौर से। According to the widely held view, the fungal parasites overwinter as a dormant mycelium in the infected tuber। जैसा आपको बताया गया था कि नेक्स्ट सीजन तक फैलने के लिए ट्यूबर ही एक माध्यम हो सकता है, क्योंकि विंटर के बाद यहाँ पे जो समर सीजन है वहाँ तब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो यदि माइसीलियम रह जाता है सॉइल के अंदर तो वो हाई टेम्परेचर की वजह से ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ट्यूबर के माध्यम से ही वो अगली क्रॉप में इन्फेक्शन कर पाता है। तो इसके बाद जैसे ही हम मान लीजिए जो ट्यूबर हैं, इन्फेक्टेड ट्यूबर हैं, उनको लेंगे या फिर कई बार वो सॉइल के अंदर पड़े रहते हैं, ग्राउंड में पड़े रहते हैं प्रीवियस क्रॉप के, तो वो उसके अंदर बना रहेगा। या फिर मोस्टली जब हम जो सीड लेते हैं इसको बोने के लिए, तो यदि उनमें इन्फेक्टेड ट्यूबर हैं तो जैसे ही वो स्प्राउट करेंगे तो जो माइसीलियम है वो उनके अंदर एंटर कर जाएगा और अल्टीमेटली प्लांट में पहुंच जाएगा। तो ये डिजीज साइकिल में आगे देखेंगे इमेज में हम। तो प्लांटिंग टाइम के अंदर जो रेस्टिंग ऊ स्पोर है वो जर्मिनेट करेंगे और जो जर्म ट्यूब है वो डेवलप होके टर्मिनल स्पोरेंजियम बनाती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये ट्यूबर्स हैं और इस ट्यूबर के अंदर जो इन्फेक्टेड ट्यूबर है जब ये जर्मिनेट करेगा तो ये एक माइसीलियम बनाएगा और उसके बाद ये माइसीलियम प्लांट्स के अंदर पहुंचेगा और उसके बाद प्लांट्स में जो लेजेंस बन रहे हैं यहाँ से स्पोरेंजिया डेवलप होंगी और ये जो स्पोरेंजिया हैं ये जर्मिनेट होके जूस्पोर्स बनाएंगे जो कि फर्दर नए फ्रेश प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। हालांकि इसमें जो जर्मिनेशन है वो दोनों तरह का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कुछ केस में डायरेक्टली स्पोरेंजिया भी जर्मिनेट कर जाती हैं। तो जब सूटेबल कंडीशंस आती हैं यानी कि लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी, तो ये माइसीलियम बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और जो स्पोरेंजियोफोर्स हैं वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर की ओर आ जाती हैं। इसके बाद ये जो ब्रांच है वो एलोंगेट करती है और एलोंगेट होने के बाद जो स्पोरेंजिया हैं वो डेवलप होती हैं
तो एक फर्टाइल ब्रांच या स्पोरेंजियोफोर के ऊपर कई सारे स्पोरेंजिया डेवलप हो सकते हैं। ये आपको डिजीज साइकिल में ज़्यादा क्लियर पता लगेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही क्लियर इसमें पता लग रहा है। तो देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होता है साइकिल। तो ये जो ट्यूबर है वो इन्फेक्टेड है। अब जब हम इसको बोएंगे अपने फील्ड में, तो ये स्प्राउट्स आएंगे, इसमें जर्मिनेट करेगा ये, और इन स्प्राउट्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर पहले से माइसीलियम प्रेजेंट है, तो ये इस पूरे प्लांट के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा आपको बताया गया था कि जो माइसीलियम है वो इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों तरह से ग्रो करता है, यानी कि सेल्स के बीच में भी ग्रो करता है और इसके जो हॉस्टोरिया हैं वो सेल्स में पेनिट्रेट कर जाते हैं। इसके बाद जब ये बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है, जहाँ लीव्स में डेवलप होगा वहीं पे वो लेजेंड्स डेवलप होंगे। मोस्टली लोअर सरफेस में ये ज़्यादा इसका अटैक होता है, तो नीचे की तरफ ही ये ज़्यादातर दिखता है। और स्टोमेटा के थ्रू इसमें लेट स्टेज में जब इसमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो ये ऐसे ब्रांचेस दिखती हैं जिनको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। और जो स्पोरेंजियोफोर हैं वो एक स्पोरेंजियोफोर करीब 9-10 तक स्पोरेंजिया बियर करती है। अब ये स्पोरेंजिया यहाँ से डिटैच होते हैं और पानी के माध्यम से मोस्टली, क्योंकि मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसके माध्यम से ये जो है दूसरे हेल्दी प्लांट्स तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट जर्मिनेट कर सकता है और इसमें जर्म ट्यूब और ये स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर जाता है होस्ट प्लांट के अंदर, फ्रेश प्लांट में। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसके अंदर पहले डिवीजन हो और डिवीजन के बाद ये जूस्पोर्स बने, और ये जूस्पोर्स जो हैं ये फर्दर ग्रो करके इन्फेक्ट करते हैं, ये स्टोमेटा के थ्रू इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को। तो ये कंडीशंस मोस्टली ये होगी कि जब ज़्यादा मॉइस्चर होगा तब ये जूस्पोर्स बनेंगे, अदरवाइज ये डायरेक्ट जर्मिनेशन भी इसका हो जाता है। तो अब ये प्लांट के अंदर हो गया, फ्रेश प्लांट में पहुंच गया। अब उससे फिर ये लीफ के थ्रू फिर नीचे तक स्टेम और फिर ट्यूबर तक पहुंच जाएगा, और अगले सीजन के लिए फिर ये एक तरह से इनोकुलम तैयार हो जाएगा, यानी कि अगले क्रॉप में भी फिर वो इसी तरह से इन्फेक्शन कॉज कर पाएगा। अब कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो सबसे पहला जो मेथड हो सकता है वो सबसे पहले तो हमें जो सीड है, जो पोटैटो हम बोने के लिए यूज कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन है। तो वही यदि हेल्दी हों, डिजीज फ्री हों, तो वो सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा इसमें ये भी ध्यान रखना है, जब खास तौर से जब काट रहे हैं, यदि बाई चांस कोई आ जाता है तो इस तरह के इन्फेक्टेड पोटैटो को हमें अलग कर देना चाहिए। इसके अलावा ये देखा गया है कि यदि इसको हम बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं ट्यूबर को, तो भी काफ़ी हद तक इसका जो इन्फेक्शन है, जो रॉटिंग है इसमें ट्यूबर के अंदर, वो घट जाती है। इसके अलावा हमें यदि रेजिस्टेंट वेराइटीज़ मिल रही हैं तो हमें प्रेफर करनी चाहिए कि जो डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी हैं, आजकल हालांकि काफ़ी ज़्यादा ऐसी वेराइटीज़ डेवलप हो रखी हैं जो कि लेट ब्लाइट और पोटैटो डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट हैं, तो उनके अंदर ये इन्फेक्शन नहीं होता। तो कुफरी है जो पोटैटो ब्रीडिंग स्टेशन शिमला में है, वहाँ पे कई सारी वेराइटी इस तरह की डेवलप हुई हैं। इसके अलावा यदि इन्फेक्शन हो ही गया है या होने की संभावना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम फंगीसाइड को यूज करें। फंगीसाइड का स्प्रे भी हम कर सकते हैं और इसकी डस्टिंग भी कर सकते हैं। कई सारे ऐसे नाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कॉपर फंगीसाइड्स में हम बात करें तो पेरेनॉक्स है, ब्लीटॉक्स 50 है या फाइटोलन है। इसके अलावा डाइथेन Z78 एंड डाइथेन M22, इनको भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है कॉपर फंगीसाइड के मुकाबले। ये मोस्टली स्प्रेइंग हमें स्टार्ट तब कर देनी चाहिए जब प्लांट करीब 8 इंच टॉल हो। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि जो कॉपर लाइम की जो डस्ट है, उसको यदि हम डस्टिंग करें उसकी, तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
को ख़ास तौर से जिस समय मॉर्निंग टाइम में जब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है उस समय हम उसकी डस्टिंग कर सकते हैं, जिससे वो ओस है उस समय और पत्तियाँ गीली हैं तो आसानी से उसको वो उससे चिपक जाएगा कॉपर लाइन और जो फंगल ग्रोथ है वो चेक हो जाएगी। इसके अलावा सैनिटेशन, यदि कोई ऐसा डेब्रिस पड़ा हुआ है या पोटैटो हैं जो इन्फेक्टेड हैं तो उनको हमें सेपरेट कर देना चाहिए। हमें क्रॉप से बाहर की तरफ या तो हम उसको गड्ढे में दबा दें या जला सकते हैं तो जला दें, इस तरह से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम बोने के लिए यूज कर रहे हैं ट्यूबर, उनको भी हम स्टोरेज से पहले हम ट्रीट कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मर्क्यूरी क्लोराइड एक बहुत ही इफ़ेक्टिव फंगीसाइड होता है। उसमें यदि मान लीजिए हम 1000 लीटर वाटर ले रहे हैं तो 1 लीटर जो है मर्क्यूरी क्लोराइड ले सकते हैं और उसका सॉल्यूशन बना के करीब 90 मिनट्स के लिए हम उसमें डिप कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टोर कर लें और उसको वॉश करके, तो इसके अंदर यदि ट्यूबर के अंदर भी कोई इन्फेक्शन होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा कोशिश हमें यह करनी है कि जो हार्वेस्टिंग के समय में कम से कम इंजरी हो। जैसे पोटैटो कट जाते हैं, आजकल तो मशीनें बहुत अच्छी आ रही हैं जिनसे जो है इतने ज़्यादा कटते नहीं हैं, अदरवाइज पहले काफ़ी ज़्यादा कट जाते थे, तो वो भी हमें अवॉइड करना है। और जो कूल ह्यूमिड एरियाज हैं वहाँ पे यदि हम ये देखें कि सीजन को हम यदि थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हों या जब हमें लग रहा है कि इस समय ज़्यादा इफ़ेक्ट है तो उस समय हमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है क्रॉप को। तो इस तरह से हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। और आज इसी लेक्चर में मैं इतना ही। यदि कोई क्वेश्चन आपका होगा तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं।